नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे अपन राजनीति विज्ञान 12th और 10th सामाजिक विज्ञान के कुछ बिंदु पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने सरकार के रूप देखे, उसमें व्यवस्थापिका कंप्लीट हो गया। फिर अपन कार्यपालिका आज पढ़ेंगे। हमने कार्यपालिका के 3 अंग बताए थे मुख्य रूप से। कार्यपालिका बनती है, सेंट्रल कार्यपालिका जिसको कहते हैं, वो बनती है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति का अध्ययन अपन ने कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। जो पॉइंट है अपना, वो पॉइंट है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का गठन या नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन या नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन में अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन पढ़ेंगे तो मंत्रिपरिषद का जब गठन होता है तो मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले जो बिंदु आता है वो आता है, सबसे पहला बिंदु प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यानी मंत्रिपरिषद का गठन से सबसे पहले नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। अब मैंने नियुक्ति शब्द लिखा। नियुक्ति का मतलब होता है कि साहब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहां पर ये प्रश्न बनता है कि साहब प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो प्रधानमंत्री बनता है, मैंने आपको पढ़ाया था, लोकसभा है जिसका चुनाव सीधे जनता करती है, और लोकसभा का चुनाव होने के बाद, जिसमें मैंने लोकसभा की सीटें बताई थी 543, 2 मनोनीत हो सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहली बात आती है कि साहब प्रधानमंत्री नियुक्ति कैसे, किस प्रकार से होती है। तो देखें, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था। तो इसको एक लाइन में लिख दें अपने यहाँ पर, लोकसभा में बहुमत प्राप्त, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को। देखो, प्रधानमंत्री किस व्यक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाएगा? तो सिंपल सी शर्त है कि साहब जिस दल को या गठबंधन को, गठबंधन शब्द इसलिए आने लग गया क्योंकि 1989 के बाद किसी एक दल को बहुमत मिलना बंद हो गया। तो बहुत सारे दलों ने मिलकर अपने नेता नियुक्त करना शुरू कर दिया, और उस बहुत सारे दल मिलकर जब सरकार बनाने लग गए तो उसे गठबंधन सरकार कहा गया, साझा सरकार कहा गया। तो लोकसभा में चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है या जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, और वो दल या गठबंधन चुनाव होने के बाद अपना नेता नियुक्त करता है, उस नेता को फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है?
कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस दल या गठबंधन के नेता को सौंपा जाता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। हाँ, मैंने एक बात बताई थी आपको कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। जैसे उदाहरण बताऊं, 1996 में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर उनको बहुमत साबित करने का टाइम दिया, बहुमत साबित नहीं कर पाए, फिर उसकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई। तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं करता। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तब अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जैसे मैंने बताया कि भारत के संवैधानिक इतिहास में 1989 के बाद 2014 तक किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और 2014 में, इसको अपन 2009 लिख सकते हैं क्योंकि 2014 में तो बहुमत प्राप्त हो गया। 2009 तक चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। फिर 2014 के चुनाव में गठबंधन तो था, लेकिन गठबंधन के साथ साथ एक पार्टी को बहुमत भी प्राप्त हुआ। और 2014 में फिर वो परंपरा एक तरह से एक दल को बहुमत प्राप्त हुआ। फिर 2019 में भी एक दल को बहुमत प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार है। एनडीए ने अपना नेता बनाया और उस नेता को क्या 2 बार शपथ दिला चुका है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को। 2 बातें ध्यान रखनी है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा? जैसे मैंने कहा था, प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होने के बाद जिस दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा अपना नेता बनाएगा, उस नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएगा। कौन है? राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति आती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद की रचना या मंत्रियों का गठन या नियुक्ति। प्रधानमंत्री नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री जिनका नाम राष्ट्रपति को सौंपेगा, ध्यान से सुनना, देखो ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री जिनके नाम राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उनको मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति उनको क्या है? मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और मंत्रियों की नियुक्ति में सामान्यतः जब किसी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वहां पर क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी सुविवेक से कार्य करता है। हाँ, यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखता है, वो विवेक से कार्य करता है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति के लिए इस लाइन का ध्यान रखना। आप सीधी सी बात, 2 ही लाइन है इसमें मैन। पहली लाइन है प्रधानमंत्री नाम सौंपता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मंत्रियों को मंत्री पद की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है। दूसरा बात है प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है, लेकिन इस विवेकाधिकार में वो ध्यान रखता है, क्या ध्यान रखता है? कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में प्राप्त हो। जैसे लंबा चौड़ा देश है भारत, तो भारत में सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ऐसा वो ध्यान रखता है मंत्रिपरिषद के निर्माण में। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, फिर बाद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है।
मंत्रियों की नियुक्ति में विवेक का अधिकार है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जिनका नाम सौंपता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनको पद की शपथ दिलाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है विभागों का वितरण, यानी पहले मंत्री पद शपथ दिलाई जाती है। आपने टीवी में देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पहले शपथ लेते हैं मंत्री पद की, फिर 1-2 दिन बाद में उनको विभाग दिए जाते हैं। जैसे खूब सारे विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, खेल विभाग है, कृषि विभाग है, विदेश विभाग है, वित्त विभाग है। उन विभागों का बंटवारा फिर बाद में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, यानी मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री कहने पर, और फिर नियुक्ति होने के बाद विभागों का वितरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभागों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी तीसरा पॉइंट आता है विभागों का वितरण। जैसे मान लो किस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाना है, किस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया जाना है, किस व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जाना है, किस मंत्री को उद्योग वाणिज्य मंत्री बनाया जाना है, खेल मंत्री बनाया जाना है, कृषि मंत्री बनाया जाना है। तो ये सब डिसाइड करता है कौन है? प्रधानमंत्री। तो तीसरा पॉइंट यहां पर आ गया विभागों का वितरण। चौथा पॉइंट देखिएगा अपने किस है? मंत्रियों के प्रकार या श्रेणियां। चौथा पॉइंट देखेंगे अपन मंत्रियों के प्रकार या श्रेणियां। तो मंत्रियों के प्रकार यानी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री देखो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। मंत्रियों की श्रेणियां होती है 3 प्रकार की। मंत्रियों की श्रेणियां होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। मंत्रियों की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यानी कैबिनेट मंत्री होता है वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे गृह विभाग में गृह मंत्री आ गया साहब, वो कैबिनेट मंत्री आ गया। राज्य मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, जैसे गृह राज्य मंत्री हो गया। और उप मंत्री होता है वो राज्य मंत्री का सहायक होता है, यानी केंद्रीय गृह उप मंत्री हो गया। तो इस प्रकार से कैबिनेट की श्रेणियां होती है, कितनी होती है? 3 होती है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन 5वां, इसमें वो पढ़ेंगे एक तरह से कार्यकाल पढ़ लें। तो कार्यकाल में देखें अपन कि साहब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो सामान्यतः देखें अपन कि जिस प्रकार से मैंने लोकसभा कार्यकाल बताया था उसी प्रकार यहां पर बताएं 5 वर्ष होता है सामान्यतः। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन मंत्री, एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति कभी भी उनसे त्यागपत्र मांग सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे जब प्रधानमंत्री के कहने पर किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है। तो इसी साथ उसका क्या है? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का सामान्यतः, लेकिन उसमें आगे लाइन क्या लिखनी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति चाहे जब उससे त्यागपत्र मांग सकता है। तो ये कार्यकाल हो गया। फिर अपन देखें इसका 6वां पॉइंट, सदस्य संख्या।
यानी सदस्य संख्या कितनी होगी, किसकी बताओ, मंत्रिपरिषद की। तो देखो यहां पर यानी अपने संविधान में पहले तो क्या था, पहले क्या था, कोई फिक्स नहीं था। सदस्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी भी हो सकती थी। लेकिन अपने संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन। दो 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003-04। उसमें देखो यहां पर क्या तय हो गया, आकार कितना होगा मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो बेसिक चीजें ध्यान रखना कि लोकसभा की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी लोकसभा की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी अधिकतम लोकसभा सदस्य का 15% हो सकते हैं मंत्री की संख्या। जैसे अपन 545 का देखें तो लगभग 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। सेंटर में मंत्री कितने हो सकते हैं, 82। यानी 543 सदस्य 45 सदस्य क्या है, तो 545 का लगभग 81.5 आता है, तो यानी 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद का आकार देखो, मंत्रिपरिषद का आकार अपन देखें या सदस्य संख्या देखें मंत्रियों की कितनी होती है, तो वो देखें लोकसभा की 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91 संविधान संशोधन हुआ 2003-04 में, उसमें फिक्स कर दिया गया कि मंत्रियों की सदस्य पहले 100-150 भी हो सकती थी, अब फिक्स हो गई कि साहब 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी 15% से अधिक का मतलब 82 लास्ट हो सकती है, उससे नीचे ही रह सकती है। तो ये सदस्य संख्या हो गया। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, शपथ। तो देखो यहां पर मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो 2 प्रकार की दिलाई जाती है। 2 शपथ लेता है कोई भी मंत्री, 2 शपथ लेता है, पहली पद की और दूसरी गोपनीयता की। पहली पद की, दूसरी गोपनीयता की। पहली क्या बताओ, पद की, दूसरी क्या बताओ, गोपनीयता की। पहली पद की, दूसरी क्या, गोपनीयता की। इसका मतलब क्या है, एक तो मंत्री बन रहा है, उस पद की शपथ दिलाई जाती है, और गोपनीयता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि साहब मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो गुप्त रखे जाते हैं। जब तक कि उसको सार्वजनिक करने का सही समय नहीं आता, तब तक कोई भी मंत्री उस बात को ओपन नहीं कर सकता। फिर बाद में आपने कभी कभी सुना देखा होगा टीवी में कि साहब मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है, कैबिनेट जो निर्णय लेती है, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है, तो मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है उस मंत्रिमंडल का निर्णय है, कोई एक प्रवक्ता आकर पत्रकारों को बताता है। जब तक कि उसको ओपन करने का समय न हो तब तक क्या है, उसे क्या है, ओपन नहीं किया जाता है। तो ये 2 प्रकार शपथ दिलाई जाती है। पहली शपथ कौन सी, पद की, दूसरी कौन सी, गोपनीयता की। अगला पॉइंट पढ़े इसमें अपन, अगला पॉइंट आता है सामूहिक उत्तरदायित्व है। यानी मंत्रिपरिषद है वो काम करती है कौन से सिद्धांत पर बताओ,
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी मंत्रिपरिषद है वो किस पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी इसके लिए अपन कह सकते हैं कि एक साथ सब तैरते हैं और एक साथ ही सब डूबते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद एक ग्रुप है। इसका मतलब यह होता है कि किसी मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के किसी विभाग या किसी मंत्री के खिलाफ, ध्यान से सुनना, मंत्रिपरिषद के मंत्री या विभाग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो पूरे मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, एक दूसरे कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपन कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत उसको कहते हैं। अब देखो यहां पर जो मंत्रिपरिषद है आगे 8वां पॉइंट हो गया। उसके बाद जो बता रहा हूं आपको, ये गठन तो लगभग कंप्लीट हो गया आपका। एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, 2 शब्द आपने सुने उसको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं। और आपने 2 शब्द सुने होंगे, इसका अर्थ बता देता हूं मैं आपको, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब इसमें थोड़ा अंतर बता देता हूं आपको, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो देखो यहां पर ये क्या चीज है। अब आप लोगों को सेम से लगेगी ये चीज, लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें। क्या अंतर है कि साहब मंत्रिपरिषद में तो सभी मंत्री शामिल होते हैं, जैसे मैंने कहा था 82 हो सकते हैं, 82 हो सकते हैं, तो सारे 82 उसके सदस्य होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल इस मंत्रिपरिषद में एक छोटा समूह है, यानी कैबिनेट मंत्रियों का समूह या प्रमुख मंत्रियों का समूह होता है, जिसे अपन मंत्रिमंडल कह सकते हैं। यानी ये लगभग 15 से लेकर मान लो 20-30 तक सदस्य संख्या इनकी हो सकती है। यानी कैबिनेट मंत्रियों का समूह, कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। अब ये क्यों बोला जाता है, क्या काम आता है इसका मंत्रिमंडल का? तो सामान्यतः जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती है वो ज्यादातर मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। मंत्रिपरिषद की अति आवश्यकता होने पर ही मीटिंग बुलाई जाती है। सामान्यतः जो मीटिंगें होती है वो मंत्रिमंडल की मीटिंगें होती है और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में निर्णय लिया जाता है। और जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, इसके बारे में बता दो, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, उस मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। प्रधानमंत्री नहीं होता, अनुपस्थित है, तो वरिष्ठ जैसे गृह मंत्री है, गृह मंत्री भी अनुपस्थित है, जैसे वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वरिष्ठता क्रम में उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस प्रकार देखो यहां पर अपने यहां पर देखा मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिमंडल की रचना। यानी मंत्रिमंडल का गठन मैंने बताया आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। फिर मंत्रियों और विभागों का बंटवारा होता है। सदस्य संख्या देखें तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है किसी मंत्री विशेष से। फिर आपके आता है कि साहब आकार देख लिया, फिर कार्यकाल देखा आपने, शपथ होती है, तो शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। फिर अपन ने मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व देखा,
तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि सब मंत्री परिषद के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी एक साथ ही डूबते हैं, एक साथ ही तैरते हैं। फिर अपन ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में देखा, मंत्रिपरिषद वृहद रूप है, सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन, कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, प्रमुख मंत्रियों का समूह होता है, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं अपन। यानी उसके अंदर ही, मंत्रिपरिषद के अंदर ही एक समूह होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का समूह या प्रमुख मंत्रियों का समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में किसका, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और मंत्रिमंडल के गठन में मेन भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है, दो बातें ध्यान रखना, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और नियुक्ति में मुख्य भूमिका होती है प्रधानमंत्री की। लीडरशिप में, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मंत्रिपरिषद का संचालन प्रधानमंत्री की लीडरशिप में होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक अपना था मंत्रिमंडल का गठन। कल अपन टॉपिक पढ़ाएंगे और ये सेंट्रल कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी, वो पढ़ाएंगे अपन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है, धन्यवाद।